आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रोजगार विथ राणा अकेडमी पर। दोस्तों, चलिए दोस्तों, कहा जाता है साथियों कि जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी बड़ी होगी। जी हाँ दोस्तों, तो इस संघर्ष के साथ हम संकल्प लेते हैं कि आज हम कराएंगे संपूर्ण हिंदी, तो वो भी 10वां वर्ग 10 का। जी हाँ दोस्तों, आपको इस आधे से घंटे से 45 मिनट की वीडियो में हम पूरा संपूर्ण हिंदी कराने का संकल्प लिए हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, पाठ कहाँ है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि इसके लेखक है डॉ भीमराव अंबेडकर, जिनको हमारे प्यार से बाबा साहेब के भी नाम से भी जाना जाता है। तो कहते हैं साथियों कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा, यह जो है हमारा पाठ है, निबंध है। यह पाठ क्या है? निबंध है। तो निबंध है साथियों। और बात करें इनके लेखक की, तो इनके लेखक है भीमराव अंबेडकर। जी हाँ दोस्तों, तो भीमराव अंबेडकर जी के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। तो भीमराव अंबेडकर जी अंबेडकर जी इनके जन्म के बारे में बात करें दोस्तों, तो इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को। यह भी परीक्षा की दृष्टि से आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए, यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि यह परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि डॉक्टर साहब यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यानी बाबा साहब का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 में। तो और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन भी है कि बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो साथियों, हम इनके जन्म दिन के बारे में बात कर चुके हैं। और बढ़ा इनकी जन्म का बात, तो साथियों याद कर लीजिएगा कि इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। तो यह जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने एक भाषण दिए थे, जिनका पूरा भाषण है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जिनके संपूर्ण भाषण का यह एक छोटा सा भाग है, जिसका जिस पाठ का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा इस भाषण का एक छोटा सा अंश है, जिसका हिंदी में अनुवाद किया है हमारे ललई सिंह यादव जी ने। जी हाँ दोस्तों, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किए हैं ललई सिंह यादव ने। और साथियों, इसमें क्वेश्चन की बात कर ले, तो क्वेश्चन में है कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है साथियों जाति प्रथा, क्योंकि यह पाठ ही है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। जब तक हमारे इन्होंने बताया है कि जब तक हमारे देश में जाति नाम का प्रथा चलते रहेगा, तब तक जो है यह बेरोजगारी का एक मुख्य कारण रहते रहेगा। और साथियों, इसलिए इस पाठ का नाम श्रम विभाजन और जाति प्रथा रखा गया है। चलिए दोस्तों, इतना ही के बाद जो है मेन जो मुख्य जो बातें हैं हम इसे बता चुके हैं। चलते हैं अब इसके अगले क्लास वर्ग 10 के अगले पाठ की ओर। तो दोस्तों, आ गए हैं हमारे अगले पाठ, जिस पाठ का नाम है विष के दांत। विष के दांत साथियों, जैसा कि लिखा गया है कि यह कहानी है, और कहानी के जो लेखक है नलिन विलोचन शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा साथियों इस पाठ के लेखक है। विष के दांत जिस पाठ का नाम है साथियों, यह पाठ अपने दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है, क्योंकि जिस दोस्तों इसमें एक तरफ अमीरी का जो रुआब रुआब होता है उसको बताया गया है, और एक गरीब का जो अभिमान होता है उसको ही बताया गया साथियों। तो बात कर लेते हैं दो साथियों कि इसमें अमीर और गरीब क्या है, कौन झोपड़ी वाला है, कौन महल वाला है साथियों। चलिए आगे हम इसमें बात कर लेते हैं। इस कहानी को हम दो पार्ट में बांटते हैं साथियों। इसमें एक पार्ट में आता है जिस साथियों हमारा खोखा, या उसको प्यार से कहते हैं कासू।
और दूसरा आता है साथियों मदन। साथियों तो जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा कि एक तरफ है खोखा यानी कासू और दूसरा तरफ है मदन। और साथियों बात कर ले मदन के पिता का, तो इनके पिता थे गिरधर लाल, और ये कासू साहब है उनके पिता का नाम था सेन साहब। सेन साहब। तो साथियों सेन साहब की सिर्फ एक पुत्र ही नहीं, एक पुत्र थे और साथ में 5 लड़कियां थी इनको। जैसा कि साथियों कहानी में बताया गया है कि एक पुत्र और 5 लड़कियां, पांचों की पांचों लड़कियां बहुत ही सुशील थी। और इनका एक जो लड़का था जिसको काजू साहब कहते हैं, वह बहुत बिगड़ा हुआ था। साथियों यह बिगड़ा हुआ लड़का एक बार क्या होता है कि यह मदन से झगड़ा कर लेता है और झगड़ा करने के साथ दोनों में हो जाता है फाइट। झगड़ा करने के साथ दोनों में फाइट हो जाता है और यह मदन जी जो है यह कासू जी के 2 दांत तोड़ डालते हैं। 2 दांत तोड़ डालते हैं, तो इसलिए इस कहानी का नाम साथियों पड़ा है 20 के दांत। इसलिए इस कहानी का नाम क्या पड़ा है 20 के दांत। तो साथियों चलिए बात करते हैं इसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव के बारे में। अगर पूछ लेगा कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, तो साथियों आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप नोट भी कर सकते हैं। अगर हमारा क्या बोलते समझाने का तरीका आपको अच्छा लगे तो आप इसको अपने कॉपी पर भी लिख सकते हैं। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी 5 लड़कियां थी। और पूछेगा कि सेन साहब के पुत्र का नाम या बेटे का नाम क्या था, तो कासू था। ठीक है दोस्तों। और बात कर ले दोस्तों गिरधर लाल की, तो गिरधर लाल एक किरानी था। वह भी सेन साहब के यहाँ नौकरी करता था। नौकरी करता था दोस्तों किसके यहाँ, सेन साहब के यहाँ नौकरी करता था। और बात करें मदन के, यह जो है पिता थे गिरधर लाल। और बात करें सेन साहब माल के थे और उनकी एक कार थी। कार थी और उसका रंग कभी कभी पूछ लेता है, तो दोस्तों याद रखना है वह रंग था काले रंग की कार थी। और उस समय उस कार की कीमत थी 7,500। जी हाँ, यह बहुत पहले की कहानी है। और हमारे नलिन बिलोचन शर्मा जो है उनके जीवन के संबंधित कहानी होगी। तो वह उस समय जो है यह कार 7,500 में रुपए में मिली होगी। और अभी पता नहीं कितना दाम होगा, 7.5 लाख होगा या 10 लाख होगा। जो है हमको यह इस पर विचार करना है कि कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है कि जो सेन साहब के पास जो कार थी, सेन साहब के पास जो कार थी वह कितने रुपए की थी। तो दोस्तों याद कर लीजिएगा, आपके परीक्षा दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। 7,500 की वह कार थी और उसका रंग था काला। चलिए दोस्तों आगे विचार कर लेते हैं इस क्वेश्चन पर। तो इस क्वेश्चन में आगे की क्वेश्चन में विचार करते हैं साथियों। तो आगे हमारा क्वेश्चन बन जाता है कि आगे का पार्ट है हमारा भारत से हम क्या सीखे। भारत से हम क्या सीखे दोस्तों, यह अध्याय 3 है और इनके लेखक हैं मैक्स मुलर। जी हाँ, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि मैक्स मुलर जो है हमारे इंडिया के नहीं है, अलग के हैं। तो चलिए दोस्तों इनके बारे में बात कर लेते हैं। पहले मैक्स मुलर के बारे में, मैक्स मुलर जी के जन्म के बारे में। तो इनका जन्म के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि इनके नाम से ही प्रतीत होता है कि मैक्स मुलर, तो मैक्स मुलर हमारे इंडिया के नहीं थे, वो एक विदेशी थे जिनका जन्म 6 दिसंबर 1823 को जर्मनी के डेसाउ नगर में हुआ था। जर्मनी के डेसाउ नगर में हुआ था। और साथियों
भारत से हम क्या सीखे, यह एक भाषण है मैक्स मुलर जी का, और इस भाषण में उन्होंने भारत की भारत की विशेषताओं का वर्णन किया है। भारत की विशेषताओं का वर्णन किया है और साथियों बताया है कि भारत प्राकृतिक सौंदर्य और सर्वविधाओं से संपन्न, प्राकृतिक सौंदर्य और सर्व विधाओं से संपन्न देश बताया है हमारे भारत को। और साथियों इन्होंने बताया है कि भारत पूछेगा कि सच्चे भारत का दर्शन, इस पाठ में ऑब्जेक्टिव के लिए यह भी साबित होगा कि सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। सच्चे भारत के दर्शन इन्होंने बताया है कि सच्चे भारत के दर्शन हमारे गांवों में हो सकता है। और साथियों और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव है, जैसे अगला ऑब्जेक्टिव है कि इन्होंने कहा है कि सबसे अधिक आबादी जो है, यह तो जनरली क्वेश्चन है कि सबसे अधिक आबादी कहाँ बसता है, गांवों में। चलिए साथियों, तो इस पार्ट से लगभग संपूर्ण हो गया है। हम चौथे पार्ट में, तो चौथे पार्ट में दोस्त याद देख रहे हैं कि आप लोग, अगला पार्ट है हमारा नाखून क्यों बढ़ते हैं। जी हाँ, पार्ट से आप लोग को दर्श आ रहा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो भैया नाखून बढ़ते हैं तो इनके लेखक की बात कर लेते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है लेखक। इनके बारे में बात कर ले दोस्तों, तो सबसे पहला है कि इनके जन्म के बारे में बात कर ले। जो जन्म है इनका 1907 ईस्वी, 1907 ईस्वी में साथियों जन्म हुआ था। और जगह की बात कर ले साथियों, तो जगह की बात है तो इनका जन्म है बलिया, उत्तर प्रदेश। बलिया उत्तर प्रदेश में साथियों इनका जन्म हुआ था। और इनके पाठ का नाम नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो यह पाठ एक निबंध की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का हमारा पाठ है नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो साथियों नाखून क्यों बढ़ते हैं यह सभी के दिमाग में आता होगा, लेकिन यह एक पाठ है, बहुत ही सोचने वाली पाठ है, क्योंकि सभी जीवों के, चाहे वह मनुष्य हो जानवर हो, सभी जीवों के नाखून बढ़ते हैं। तो साथियों इन्होंने बताया है कि नाखून बढ़ाना वह है पशुता की निशानी। पशुता की निशानी, और इसको काटते रहना यह है मनुष्यता की निशानी। और साथियों बात कर ले क्वेश्चन की कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि यह प्रश्न लेखक के सामने उपस्थित कैसे हुआ। तो यह प्रश्न जो है उनकी पुत्री उनकी पुत्री उनसे यह सवाल कर दिया कि बताइए पिताजी नाखून क्यों बढ़ते हैं। साथियों तो जैसा कि बताया गया कि नाखून बढ़ाना वह है पशुता की निशानी, और उसको काटते रहना वह है हमारे मनुष्यता की निशानी। तो साथियों बात कर ले कि पहले के लोग नाखून को बढ़ाते थे क्योंकि यह उनके अस्त्र के रूप में काम करता था। अस्त्र के रूप में यह उनके लिए अस्त्र था।
क्योंकि उनको पशुओं के साथ कभी कभी संघर्ष हो जाता था, तो उनको यह नाखून उनके लिए अस्त्र का काम करता था, उनको जानवर को मारने के लिए। और भी इसमें बहुत सारे बात है कि दोस्तों इन्होंने नाखून को एक निर्लज अपराधी भी कहा है। निर्लज अपराधी। तो साथियों देख रहे हैं कि निर्लज अपराधी कहने का मतलब यह है कि वैसा अपराधी कि जो बार बार उनको मतलब सजा मिले और फिर भी अपराध करने के लिए चला आता है, उसी को निर्लज अपराधी कहा जाता है दोस्तों। तो इस तरह बताया गया कि हम नाखून को बार बार काट देते हैं लेकिन फिर भी वह बढ़ जाता है। तो यह निर्लज अपराधी की बात भी बताए हैं इस पाठ में। और साथ ही इस पाठ में और भी बताया है कि कुछ लोग बहुत सारे ढंग से नाखूनों को काट अधिक बढ़ाते हैं। जैसे कुछ लोग त्रिकोण बढ़ाते हैं, कुछ लोग वर्तुलाकार नाखून रखते हैं, और लोगों का शौक भी होता है कि उनको बहुत अच्छे ढंग से सजा के रखें। और एक ऐसा ही देश है जिसका नाम है गौर देश। तो साथियों यह भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है साथियों कि किस देश के लोग नाखून बढ़ाना पसंद करते थे। तो साथियों याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा गौर देश। चलिए दोस्तों इतना ही क्वेश्चन है, और अब हम आगे की ओर चलते हैं, अगले पार्ट की ओर चलते हैं साथियों। चलिए साथियों, तो अगले पार्ट की ओर आ गए हैं हम, और हमारा अगला पार्ट है नागरी लिपि। जी हाँ साथियों, इसके लेखक हो गए हमारे गुणाकर मूले। गुणाकर मूले। और साथियों यह पाठ जो है हमारा निबंध है। तो साथियों बात कर लेते हैं गुणाकर मूले जी का। तो जैसा कि इनके नाम से ही प्रतीत होता है कि इनका जन्म जो है, इनका जन्म साथियों 1935 ईस्वी में, दिख रहा है उसमें 1935 ईस्वी में। चलिए साथियों आगे की ओर चलते हैं, और अगला हमारा पाठ है नागरी लिपि साथियों। नागरी लिपि साथियों वह हमारे पाठ का जो है निबंध है। और साथियों बात कर ले इनके लेखक की, तो इनके लेखक है साथियों गुणाकर मूले जी। गुणाकर मूले। साथियों अगर वीडियो अच्छा लगे, हमारे पढ़ाई का कंटेंट अच्छा लगे, तो साथियों आप नोट कर लीजिए, यह जो भी हम पढ़ा रहे हैं आपकी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है साथियों। गुणाकर मूले जी। साथियों इनकी जन्म की बात कर ले, तो जन्म साथियों हमारा हो गया, इनके जन्म हो गया 1935 में। और साथियों इनके जन्म स्थान की बात कर ले, तो इनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र के अमरावती जिले में। साथियों इनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र, जो हमारा राज्य है उसके अमरावती जिले में। और साथियों जैसा कि पाठ से ये प्रतीत होता है कि नागरी, तो साथियों नागरी से ही बना है देवनागरी। और साथियों इसमें भाषाएं की बात करें, तो साथियों भाषाएं में आ गया हमारा हिंदी, संस्कृत, मराठी, खरोष्टी इत्यादि भाषाएं साथियों इस नागरी लिपि के अंतर्गत लिखी जाती है। और साथियों बात कर ले तो आगे की, तो आगे इन्होंने बहुत सारे लिपि के अनुसार बताया है कि इनके अनुसार भी बताया कि रामायण भी इस देवनागरी लिपि के अंतर्गत ही लिखा गया है। और वह साथियों हमारा है संस्कृत भाषा में है साथियों। चलिए दोस्तों अब हम अगले पाठ की ओर चलते हैं, छठे पाठ पर। और साथियों छठे पाठ मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको दिख रहा है
कि यह पाठ से ही है कि बहादुर। जी हाँ, जैसा पाठ का नाम है वैसा ही यह कहानी है, बहादुर जिसका नाम है। और जी हाँ साथियों, इसके जो लेखक की बात कर ले साथियों, तो इसके लेखक है अमरकांत जी। अमरकांत इसके लेखक हैं अमरकांत, जिनका जन्म साथियों बात कर ले, तो साथियों इनका जन्म हो गया 1925 ईस्वी में। और साथियों बात कर ले इनके जन्म स्थान की साथियों, तो इनका जन्म स्थान साथियों हो गया हमारा, फिर से एक जगह का नाम है नागरा, और वह भी है बलिया, उत्तर प्रदेश में। चलिए साथियों, बलिया उत्तर प्रदेश के अमरकांत जी हैं, और इनके जीवन से संबंधित सच्ची कहानी जो यह पाठ हमारा है बहादुर, तो यह एक बहादुर की बात कर ले तो यह पाठ जो है एक नेपाली गवाई लड़के, यानी नेपाल के गांव देहात का रहने वाला एक लड़का जिस पर यह आधारित कहानी है, वह उस पाठ का नाम है साथियों बहादुर। चलिए शुरू से बात कर लेते हैं। तो बहादुर साथियों एक नेपाली गवाई लड़के का नाम है, जो एक नेपाल में रहता है, और वह अपनी मां के साथ रहता है नेपाल में। और साथियों तो ये जब आखिर बहादुर कहानी है, तो आया इनके यहाँ अमरकांत जी के यहाँ, जब यह बहादुर पहुंचा, तो जब यह अपने साथ आया था तो इसका नाम था दिल बहादुर। इसका नाम था दिल बहादुर, और साथियों इनके नाम से दिल को उड़ा दिया गया, सिर्फ बहादुर बहादुर कहा जाने लगा। यानी इनके नाम में जैसा कि हम कह रहे हैं कि दिल शब्द को उड़ाकर इनको बहादुर कहा जाने लगा। और साथियों यह इनके यहाँ पहुंचा कैसे, तो पहुंचा इनका जो लेखक है अमरकांत। अमरकांत की पत्नी की बात कर ले साथियों, तो अमरकांत की पत्नी का नाम था, साथियों अमरकांत जी की पत्नी का नाम था निर्मला। जी हाँ, इनके नाम से ही प्रतीत होता है कि वह बहुत ही निर्मल थी, बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी, निर्मला जिनका नाम है। तो क्या हुआ कि अमरकांत जी के घर में बहुत सारे काम होते थे, बहुत सारे कामों को यह अकेले उनकी पत्नी निर्मला कर नहीं पाती थी। और एक बार जब इनकी पत्नी अपने रिश्तेदार के यहाँ गई, तो साथियों देखी कि वहां कि नौकर का सुख क्या होता है, नौकर रखने का सुख देखी वो, कि नौकर रखने से घर में कितनी परेशानियों से जो है छुटकारा मिलता है। साथियों यह सुख देखकर, और पत्नी उनकी निर्मला की जो पत्नी थी, वह लेखक साहब को बार बार कहने लगी कि हमारे घर में नौकर लाइए, हमारे घर में नौकर लाइए। तब जाकर अंत में अमरकांत जी के जो साले साहब थे, वह साले साहब इस दिल बहादुर को लेकर आए, जब उसका उम्र लगभग 12 से 13 वर्ष रहा होगा। 12 से 13 वर्ष का वह लड़का, नेपाली लड़का, उनको मिला बस स्टैंड में। ठीक है, बस स्टैंड में मिला, तो पूछिएगा साथियों, पूछता है क्वेश्चन कि यह दिल बहादुर आखिर नेपाल से आया कैसे। तो साथियों यह दिल बहादुर जो है अपनी माँ से मार खाकर आया था, अपनी माँ से मार खाकर
तो साथियों आखिर उसकी माँ ने उसकी पिटाई क्यों की? तो साथियों क्या हुआ था कि इनकी जो माँ थी दिल बहादुर की, वह एक भैंस पाल रखी थी। तो साथियों भैंस पाल रखी थी, तो यह दिल बहादुर उसके जो है दिन भर चराया करता था। और एक दिन क्या हुआ था कि उसने भैंस की खूब पिटाई कर दी। दिल बहादुर ने भैंस की पिटाई कर दी, और इतना पिटाई किया उस भैंस की कि वह पिटाई खाकर भैंस उसकी माँ के पास जा पहुंचा। ठीक है, दिल बहादुर की माँ के पास जा पहुंचा, और जैसे उसका पिटाई लगा हुआ था, उसकी कहा जाता है उस कहानी में कि जितना पिटाई उस भैंस को लगा था, उससे दुगना पिटाई लड़का खाया। यह जो है दिल बहादुर लड़का, उससे दुगना पिटाई खाया, और अंत में जो है यह अपने माँ का घर छोड़कर किनके पास आ गया? अमरकांत जी के पास आ गया, और उनको लेकर आए साले साहब। तो साले साहब के साथ रहने लगा नौकर। बहुत ही अच्छा स्वभाव का था। रहते रहते जो है उनकी खूब सेवा किया, खूब सेवा हुआ साथियों उनकी। साथियों ध्यान दीजिएगा कि अगर यह कंटेंट अच्छा लगे तो आप नोट कर लीजिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और साथियों यह इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और साथ में बेल आइकन का घंटी जरूर दबा दीजिएगा। चलिए साथियों आगे चलते हैं। तो यह जो है नौकर जिसका नाम है बहादुर, इसने खूब सेवा किया उनके परिवार का। और साथियों क्या हुआ कि एक बार इस निर्मला की जो है यानी अमरकांत जी के रिश्तेदार जो है उनके यहाँ आए, रिश्तेदार आए साथियों। तो रिश्तेदार उनके यहाँ आए, तो वो ऐसे धूर्त रिश्तेदार थे जो उनके यहाँ कुछ लाने के लिए तो उनके पास कुछ था ही नहीं। इसके लिए वो क्या बहाना करते? तो इस मासूम से बच्चे बहादुर पर उन्होंने ऐसा प्रचंड रचा कि इस मासूम से बच्चे पर चोरी का इल्जाम लगा दिया साथियों, चोरी का इल्जाम। और साथियों बात कर ले तो चोरी का इल्जाम लगाया साथियों उन्होंने 11 रुपए। साथियों उस समय 11 रुपए बहुत रुपए रहे होंगे, क्योंकि साथियों यह कहानी लगभग आजादी से पहले की है। और 11 रुपए उस समय एक मामूली नहीं, एक बड़ा सा रकम रहा होगा साथियों। तो 11 रुपए चोरी का इल्जाम लगाया था साथियों। यह भी प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि साथियों कि निर्मला के रिश्तेदार या लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर कितने रुपए चोरी का इल्जाम लगाया था? तो साथियों 11 रुपए चोरी का इल्जाम लगाया था। और यह साथियों इल्जाम लगने के साथ लेखक ने बहादुर को पिटाई कर दी, बहादुर को पिटाई कर दी साथियों। और पिटाई करने के साथ वह लेखक बहादुर तो चोरी किया था नहीं, सिर्फ इनको तो प्रचंड रचना था रिश्तेदारों को। तो पिटाई करने के साथ जो है वह बहादुर फिर से उस लेखक का घर छोड़ जाता है साथियों, क्योंकि नौकर का रूल्स मतलब नौकर को बहुत अच्छे प्यार से पालना रहता है। और झूठ के चोरी का इल्जाम लगाया साथियों उस बहादुर बच्चे पर, और वह इस कारण जो है लेखक का भी घर छोड़ के चला गया। और साथियों एक अजीब सी जो है उनके जीवन में कमी महसूस होती रह गई साथियों, लेखक और उनकी पत्नी निर्मला को। चलिए साथियों तो यह पार्ट भी हमारा खत्म होता है। तो साथियों अंत में कहेंगे कि अगर यह कंटेंट, अगर हमारे पढ़ाने का अंदाज साथियों अगर आपको अच्छा लगता है, तो साथियों हमारा चैनल याद रखिएगा साथियों, चैनल रोजगार विद राणा एकेडमी, रोजगार विद राणा एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों। और साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा साथियों। धन्यवाद।